Hello friends, my name is Vijaypal Singh and welcome to your own YouTube channel Global Learning Platform. So in this class, I am going to take you through something important and valuable topic for your knowledge and your upcoming exams. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 4 लाइनें शेयर करना चाहता हूं जो मेरी नहीं किसी और की लिखी हुई हैं। If you would ever regret about your life, just do watch Indian Army at Siachen Glacier. जी हाँ, जैसा कि आप थोड़ा सा भी अंदाजा लगा पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड है। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन में सिचुएटेड है जहां पर जीवन नामात्र के लिए, अगर वहां पर कोई जी गया तो उसका नाम है इंडियन आर्मी। जी हाँ, इंडियन आर्मी ही है जो वहां पर 24/7 तैनात रहती है और अपने देश की रक्षा करती है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, जो कि 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर हम पाकिस्तान को 2 बार मात दे चुके हैं, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में, 1987 में ऑपरेशन राजीव में। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 76 किलोमीटर इसकी रेंज है, जो कि सेकंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट है इन द नॉन पोलर एरिया। जैसा कि आप इस पिक्चर में या फिर इस मैप में देख पा रहे हैं, सियाचिन ग्लेशियर के 4 ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हैं: ग्योंगला, विलाफोंडला, शियाला एंड इंद्राकोल। जहां पर आप देख रहे हैं, इंद्राकोल जो है एक ऐसी जगह पर स्थित है जहां से हम पाकिस्तान और चाइना दोनों पे एक साथ नजर रख सकते हैं, और इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर इंडियन डिफेंस। अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर के कॉन्फ्लिक्ट की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सालों से बना हुआ है, 1949 से 1984 तक ये जो एरिया था अनऑक्यूपाइड था। ना ही यहाँ पर इंडिया की फौज थी, ना ही यहाँ पर पाकिस्तान की फौज थी। जैसे ही पाकिस्तान को पता लगा कि ये जो एरिया है सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ से कई सारी ऐसी मुख्य नदियां हैं जो निकलती हैं, और इंडस नदी की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पाकिस्तान को डायरेक्ट कनेक्ट करती है चाइना से। इस एरिया को कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान ने प्लान बनाया। उसमें बहुत सारे यूरोप के माउंटेनियर्स थे, पर्वतारोही थे, उनको ये परमिशन दी कि वो सियाचिन ग्लेशियर एक्सप्लोर करें। जब इंडिया को ये पता लगा कि सियाचिन ग्लेशियर को इस तरीके से पाकिस्तान हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी फौज ने उस क्षेत्र में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। 1984 13 अप्रैल को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया की फौज ने अपने कब्जे में कर लिया था। एक फैक्ट की बात आपको मैं बताता हूँ, इंडिया की फौज ने वो जो ऑपरेशन मेघदूत था ऐसे कपड़ों में, ऐसे इक्विपमेंट के साथ में लड़ा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारी फौज के पास में इस तरीके इक्विपमेंट या इस तरीके के विंटर क्लोथिंग नहीं थी जिससे कि हम लोग वहां पे सरवाइव कर सकें। फिर भी हमारे जवानों ने एक बहुत ही शौर्य का काम किया और उसको कैप्चर किया। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, वहां पर जो क्लाइमेट है वो हमेशा, जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही रहता, -50 से 60 डिग्री तक जाता है। उसके बाद में अगर स्नोफॉल की बात करें तो 35 फीट या कि 35 फीट तक बर्फबारी हो जाती है। आप समझ सकते हो, 5 अगर आदमियों को मैं एक साथ खड़ा कर दूं एक के ऊपर एक, 5 आदमी एक साथ उस बर्फ में धंस सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो नेचर है, प्रकृति है। आपका दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ी दुश्मन आपकी प्रकृति है। सियाचिन ग्लेशियर में जो 90% कैजुअलिटीज है या फिर मृत्यु है, वो वहाँ के ऑल्टीट्यूड या वेदर से लड़ने में ही लोग मर जाते हैं। लो ऑक्सीजन है, 10 से 20% ऑक्सीजन है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मल एरियाज में 90% और 100% ऑक्सीजन होता है। सियाचिन ग्लेशियर में आपको 10 से 20% ही ऑक्सीजन मिलेगी, जो कि वहाँ के ऑल्टीट्यूड में सरवाइव करने के लिए बहुत ही कम है। हाइपोथर्मिया बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको ठंड से जमा देती है और आपको खून को पानी में बदल देती है, जिसकी वजह से आपके लंग्स में पानी भर जाता है। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एडेमा, जो लंग्स में पानी भरने के बाद में आदमी की बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से हमारे कई सारे सैनिक हैं, कई सारे ट्रूप्स हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। एवलांचेस वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
एवलांचेस कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हिमस्खलन हो सकता है, कभी भी बर्फ आपके ऊपर गिर सकती है। तो वहां पर सरवाइव करने के लिए इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं जो हम नहीं, वहां पर रहने वाले सैनिक ही जानते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो आर्मी के जवान हैं, कितने टफ कंडीशन में वहां पर सरवाइव करते हैं, और उनकी दुश्मन नेचर भी है और उनका दुश्मन पाकिस्तान भी है। तो जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ऑपरेशन मेघदूत था जो हमने 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया था, और ऑपरेशन राजीव था वो 23 से 26 जून 1987 के बीच में चला था। और बात करें ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन को। लॉन्च करने की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी कर्नल नरेंद्र कुमार को। इंडियन एयरफोर्स के चेतक हेलीकॉप्टर जो कि भारत के ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बने थे, उनका यूज किया गया था हमारे ट्रूप्स को ले जाने के लिए, हमारे रसद सामान को ले जाने के लिए, और एम्यूनेशन गोला बारूद को ले जाने के लिए। चार ऐसे बहुत महत्वपूर्ण या के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने कैप्चर किए: शियाला, बिलाफोंडला, ग्योंगला एंड इंद्राकोल। इंद्राकोल जो कि मैंने आपको बताया सबसे ऊंची चोटी है, 5764 मीटर की, जिससे हम पाकिस्तान और चाइना दोनों पर नजर बनाए रख सकते हैं। अगर हम बात करें ऑपरेशन राजीव के बारे में, ऑपरेशन राजीव जो था 23 टू 26 जून 1987 के बीच में चला था। इसको लीड किया था मेजर वरिंदर सिंह ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको ऑपरेशन राजीव क्यों बोलते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमें पता लगा कि एक पोस्ट को पाकिस्तान ने उन्हें कब्जा कर लिया है, तो हमारी तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें हमारे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पंडित शहीद हो गए थे। फिर दोबारा से एक टीम बनाई गई जिसमें नायब सूबेदार बाना सिंह को नेतृत्व प्रदान किया गया, जिन्होंने इस पोस्ट को, कायद पोस्ट को कैप्चर किया, और आज हम उसी पोस्ट को बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं। वो आप नीचे देख सकते हैं, बाना सिंह परमवीर चक्र के साथ में इनको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया था। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दौलत बेग ओल्डी एंड DSDBO रोड। दौलत बेग ओल्डी क्या है? दौलत बेग ओल्डी एक वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक एडवांस लैंडिंग एयर स्ट्रिप है, जहां पर किसी भी एयरक्राफ्ट की एडवांस लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सकता है। इसे 1962 चाइना इंडिया वॉर के दौरान बनाया गया था। फाउंडेशन रखने के बाद में इसको भूल गए थे, फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन कराया गया आफ्टर 2000। इसका जो एलिवेशन है वो 5100 मीटर का है, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर स्थित है, ये दौलत बेग ओल्डी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसको दौलत बेग ओल्डी क्यों बोलते हैं। एक भाई साहब थे सुल्तान सैयद खान, चाइना का जो सिंजियांग प्रांत है उसके रहने वाले थे। ओल्ड सिल्क रूट, जैसा कि आप ये नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओल्ड सिल्क रूट था। भाई साहब आए थे चाइना से तिब्बत और लद्दाख को कैप्चर करने के लिए, बट यहाँ से लौटना पड़ा उनकी तबीयत खराब होने के कारण, और वो रास्ते में मर गए। जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई उस जगह को ही दौलत बेग ओल्डी के नाम से जाना जाता है। 16वीं सेंचुरी की बात है ये। सबसे पहले यहाँ पर अगर किसी विमान की जो लैंडिंग कराई गई थी वो था AN-32। फिर उसके बाद में 2013 में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसकी लैंडिंग कराई थी। उसके बाद में चाइना को ये समझ में आ गया था कि इंडिया किसी से कम नहीं है। अगर हम बात करें DSDBO रोड की, ये दारबुक से श्योक रिवर होते हुए DBO यानी कि दौलत बेग ओल्डी को जोड़ता है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये रोड ये पैरेलल टू चाइना बॉर्डर है। इसकी लंबाई 255 किलोमीटर की है। ऐसा स्ट्रेटेजिक रोड है, किसी भी मौसम में हमारी सेना इसका इस्तेमाल कर सकती है, और जल्दी से जल्दी जहां हमें 8 से 9 घंटे लगते थे वहां हम 40 से 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। आजकल उसी का विवाद चल रहा है, जो इस स्ट्रेटेजिक रोड से काफी सारे रोड हैं जो कि गलवान वैली और अदर वैलीज के लिए निकल रहे हैं, जहां चाइना आज विवाद खड़ा कर रहा है। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।